बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम क्लास। आपको जैसा कि पता है कि हम डेली बेसिस पर फर्स्ट ईयर बायो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेशन को डिस्कस कर रहे हैं। आज का जो हमारा चैप्टर होगा वो चैप्टर नंबर 12 है, यानी न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ALP के अकॉर्डिंग बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके अलावा कौन कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह इस चैप्टर में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द रोल ऑफ नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, आयरन एंड फॉस्फोरस इन प्लांट्स। ये चार मिनरल्स बताई गई, इन चारों के आपने फंक्शंस बताने हैं कि क्या क्या इनके फंक्शन है प्लांट की बॉडी के अंदर। जैसे कि जनरल बात करें तो नाइट्रोजन जो है इट इज़ द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द प्रोटीन्स। जितनी भी प्लांट की प्रोटीन्स होती हैं वो किसकी बनी होती है, नाइट्रोजन की। उसमें क्लोरोफिल भी मौजूद है, क्लोरोफिल वगैरह बनाने में भी नाइट्रोजन रिक्वायर्ड होती है। उसके अलावा मैग्नीशियम जो है ये भी प्लांट के बहुत सारी बॉडी स्ट्रक्चर्स के कंस्टिट्यूएंट्स में रोल अदा करती है। जैसे आपको याद होगा हमने चैप्टर 11 में भी बात की थी कि क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर, खासतौर पर क्लोरोफिल ए जो है उसके स्ट्रक्चर के अंदर आपने देखा था कि उसके अंदर सेंटर में एक मैग्नीशियम आयन लगा होता है जो कि उसकी पोरफायरिन रिंग बनाने में मदद करता है। ठीक है, इसी तरह से आयरन है। आयरन जो है इसका काम क्या होता है, ये भी प्लांट के कुछ स्पेशल किस्म के स्ट्रक्चर्स बनाने में हेल्प करता है, जैसा कि साइटोक्रोम्स। आपको याद होगा साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स जो हैं ये प्लांट में एक तरह के प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स का काम करते हैं, जो मेन सेंटर है जहाँ से ATP की सिंथेसिस होती है। ठीक है, ड्यूरिंग फॉस्फोरिलेशन वगैरह। तो जो साइटोक्रोम्स हैं उनके स्ट्रक्चर के अंदर आयरन मौजूद होता है। इसी तरह से फॉस्फोरस है, तो फॉस्फोरस आपको पता है इट इज़ द बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ ATP, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो फॉस्फेट ग्रुप जो है उसमें फॉस्फोरस मौजूद है। तो हर एलिमेंट का कोई ना कोई फंक्शन है प्लांट की बॉडी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन क्लोरोसिस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, इस पर चाहे आप स्टार लगा लें। क्लोरोसिस क्या होती है? क्लोरोसिस एक डिजीज़ है प्लांट्स के अंदर जो कि यूजुअली नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। जब प्लांट की बॉडी में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाए उसकी वजह से प्लांट्स की बॉडी का जो ग्रीन कलर है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है, यानी लीव्स जो हैं वो येलोइश होना शुरू हो जाते हैं। और ये जो येलोइश टेक्सचर आना है लीव का, इस प्रोसेस को क्लोरोसिस कहते हैं। मतलब ये प्लांट्स प्रॉपर तरीके से फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते। नेक्स्ट है डिफाइन स्पोरोफिटिक, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। ये तीन अलग शॉर्ट क्वेश्चन हैं, मैंने इकट्ठे लिखे हैं, तीन डिफरेंट शॉर्ट हैं। सबसे पहले सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होती है? ये वो न्यूट्रिशन है जिसमें लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो डेड ऑर्गेनिजम्स को फूड के तौर पर इस्तेमाल करती हैं, मतलब उनकी डिके करती हैं, उनको गलाती सराती हैं और उनको फिर फूड के तौर पर इस्तेमाल, जैसे डिकम्पोजर्स होते हैं वैसे ही ये डेड ऑर्गेनिजम्स को फूड के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। ठीक है, इसी तरह से पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ये वो न्यूट्रिशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म पैरासाइट के तौर पे काम करता है, यानी दूसरे जानदार को नुकसान पहुंचाएगा, उसे कोई डिजीज़ काज करेगा और बदले में उससे फ़ायदा लेगा। और ये जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन है, इस पैरासिटिक न्यूट्रिशन की एक बेस्ट एग्जांपल है डोडर प्लांट, कैस्क्यूटा जिसे हम कहते हैं। बायोलॉजिकल नेम कैस्क्यूटा है और कॉमन नेम इसका क्या है, डोडर प्लांट। तो ये एक पैरासिटिक प्लांट है, यानी ये पैरासाइट का काम करता है। नेक्स्ट टर्म है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन का मतलब आपको पता है कि ये ऐसी न्यूट्रिशन है जिसमें दो डिफरेंट ग्रुप के ऑर्गेनिज्म सिम्बायोसिस रिलेशन में रहते हैं। मतलब वो यूजुअली सिम्बायोटिक रिलेशन में हम म्यूचुअलिज्म को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यानी म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन के अंदर दो डिफरेंट जानदार रहते हैं, ये सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन कहलाएगी। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन के अंदर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइकन्स और माइकोराइजी में डिफरेंस, जो कि हमने पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ा। लाइकन्स जो होती हैं इट इज़ द एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगाई, जबकि माइकोराइजी जो है इट इज़ द एसोसिएशन ऑफ फंगाई एंड हायर प्लांट रूट्स। प्लांट और फंगस के दरमियान जो रिलेशन होता है, एसोसिएशन है, वो माइकोराइजी कहलाती है। और फंगाई और एल्गी के दरमियान जो एसोसिएशन है वो क्या कहलाती है, उसे हम लाइकन्स कहते हैं। नेक्स्ट टर्म है व्हाट डू यू नो अबाउट पिक्चर प्लांट, सनड्यू प्लांट एंड वीनस फ्लाईट्रैप। ये तीनों आपको पता है इंसेक्टिवरस प्लांट्स हैं, कार्निवरस प्लांट्स हैं, यानी ये इंसेक्ट्स को खाते हैं अपने फूड के तौर पर। ये यूजुअली हेटेरोट्रोफिक इन नेचर होते हैं और ये इंसेक्ट्स को फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और इन तीनों के साइंटिफिक नेम, इनकी करैक्टरिस्टिक्स के ये कैसे होते हैं, किस तरह फूड को इंट्रैप करते हैं, ये इसके बारे में आपको पता है। जैसे कि पिक्चर प्लांट की शेप पिक्चर लाइक होती है, इसके ऊपर एक छोटा सा कैप लगा होता है ढक्कन की तरह, और इसका क्योंकि ब्राइट कलर होता है, इंसेक्ट जैसे इसके ऊपर आकर बैठता है ये ऊपर से अपना ढक्कन बंद कर लेता है और अंदर से इंजाइम निकालता है। इंजाइम इस इंसेक्ट को सारा डाइजेस्ट कर देते हैं, तो उसकी सारी प्रोटीन खा के स्केलेटन बाहर वो गल देता है वो। जबकि जो अगला है वीनस फ्लाईट्रैप, ये इस तरह से होता है,
ठीक है, हाथ की हथेलियों की तरह, और इसके इस तरह से उंगलियों की तरह कांटे निकले थे, ब्रिसल्स होती हैं बड़ी बड़ी। और ये क्या करता है, जैसे ही इसमें कोई इंसेक्ट आता है फ़ौरन अपनी ब्रिसल्स ऐसे बंद कर लेता है। ऊपर से ये भी बड़ा ब्राइट कलर का, रेडिश कलर का नज़र आ रहा होता है, तो इंसेक्ट्स अट्रैक्ट करते हैं। जैसे ये बंद कर लेगा, इसके भी एंजाइम्स निकलेंगे जो कि इंसेक्ट को सारा खा जाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, और जब सारा उसका ख़त्म हो जाता है, खाली स्केलेटन खुल जाता है और स्केलेटन नीचे गिर जाता है। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट है सनड्यू प्लांट। सनड्यू प्लांट को सनड्यू इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको जब सूरज की रोशनी में देखें तो ऐसा लगता है जैसे इसकी बॉडी के ऊपर शबनम के कतरे लगे हैं, ड्यू ड्रॉप्स हैं। इस वजह से इसे सन ड्यू कहते हैं कि सन की मौजूदगी में ड्यू ड्रॉप्स लगते हैं। हालांकि ये स्पेशल किस्म की स्टिकी सिक्रीशंस होती हैं जो इस प्लांट से निकलती हैं, जो कि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती हैं, इंसेक्ट इसे चिमट जाते हैं और ये इनको बाहर से ही एंजाइम्स निकाल के क्या करता है, बाहर से उस इंसेक्ट को खा जाता है और स्केलेटन नीचे गिर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। जो कॉमन न्यूट्रिशन होती है जिसे हम इंजेक्शन करते हैं, फूड खाते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में बेसिकली आपने स्टेप्स बताने हैं न्यूट्रिशन के कौन कौन से हैं। सबसे पहला स्टेप आपको पता होता है इंजेक्शन, यानी फूड को मुंह में लेकर जाना। दूसरा स्टेप क्या होता है, डाइजेशन, ठीक है, यानी फूड को ब्रेक डाउन करना, हजम करना उसे। तीसरा स्टेप आ जाता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब फूड का विलाई वगैरह के अंदर एब्जॉर्ब होके ब्लड की तरफ जाना। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है असिमिलेशन। असिमिलेशन का मतलब ब्लड का हिस्सा बन जाए, जो न्यूट्रिएंट्स निकले उस फूड में से वो ब्लड का, बॉडी के पार्ट्स का हिस्सा बन जाए। और लास्ट स्टेप होता है डीफिकेशन, जिसे हम एलिमिनेशन भी कहते हैं। इस स्टेप में जो वेस्ट मटेरियल होता है उसे बॉडी से रिलीज आउट करवाना, मतलब जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है उसे बॉडी से रिमूव करवाना, ये डीफिकेशन। तो ये 5 स्टेप्स हैं, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के बेसिकली जनरली 4 फंक्शंस हैं। नंबर 1 पार्शियल डाइजेशन। पार्शियल डाइजेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत फूड हमारा, खास तौर पर फूड में जो स्टार्च होती है, जो कार्ब्स होती हैं, वो मुंह में ही डाइजेस्ट हो जाती हैं विद द हेल्प ऑफ सलाइवा। सलाइवा निकलता है हमारी ओरल कैविटी में, जो क्या करता है, फूड में कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट कर देता है काफ़ी हद तक। इसलिए पहला फंक्शन इसका पार्शियल डाइजेशन। दूसरा फंक्शन क्या, सिलेक्शन ऑफ फूड, मतलब फूड कड़वा है, फूड में कोई पत्थर आ गया है, कोई ऐसी चीज़ आ गई है, तो वो हमारा मुंह जो है वो उसे सेंस कर देता है, तो हमें पता लग जाता है ये चीज़ खाने वाली है या नहीं है। ठीक है, तो सिलेक्शन भी करवाता है। तीसरा फंक्शन क्या है, तीसरा फंक्शन इसका है लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन का मतलब क्या होता है, लुब्रिकेशन कहते हैं चौपड़ना, उसे लुब्रिकेट कर देना। ये फूड को लुब्रिकेट कर देता है, यानी सलाइवा जो होगा, जो निकलेगा मुंह में, वो फूड को चौपड़ देगा, उसे मॉइस्चराइज कर देगा ताकि वो एलिमेंट्री कैनाल से आसानी से पास कर जाए। ठीक है, और चौथा जो स्टेप है या चौथा फंक्शन है वो क्या है, मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन का मतलब होता है ग्राइंडिंग करना, पीसना, जो किसकी मदद से होता है, टीथ्स की मदद से। ऐसे ही है ना, दांत जो हैं वो फूड को पीसने में मदद करते हैं, उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि एलिमेंट्री कैनाल, जिसका सुराख, जिसकी ओपनिंग बहुत छोटी है, उधर से आसानी से फूड पास कर दे। तो ये 4 जनरल फंक्शंस आपने बताने हैं एज अ शॉर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सलाइवरी ग्लैंड्स। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, ओरल कैविटी के अंदर बहुत सारे फंक्शन तो सलाइवा की वजह से होते हैं, और सलाइवा जिन ग्लैंड्स में से निकलता है उन्हें हम सलाइवरी ग्लैंड्स कहते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स 3 तरह के होते हैं, उनके नाम और उनके कहाँ कहाँ पाए जाते हैं वो आपकी बुक में मेंशन है, आप वहाँ से डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है हमारा बोलस और काइम में डिफरेंस। बोलस क्या होता है, बोलस कहते हैं कि ओरल कैविटी के अंदर जब मैस्टिकेशन हो गई, पार्शियल डाइजेशन हो गई, और हमारा जो फूड था जो हमने खाया है वो एक राउंड और सॉफ्ट मैस की फॉर्म में आ जाता है, गोल सा सॉफ्ट सा मैस बन जाता है, उसे हम बोलस कहते हैं, जो कि ओरल कैविटी से फिर आगे ईसोफेगस में जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद काइम क्या होती है, काइम कहते हैं स्टमक में जब डाइजेशन हो जाती है और बोलस जो होता है बिल्कुल डाइजेस्ट हो गया, उसकी प्रोटीन वगैरह भी सारी डाइजेस्ट हो गई, तो वो बिल्कुल एक सूप लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में आ जाता है, पानी की तरह, शोरबे की तरह वो हो जाता है। वो जो सूप लाइक स्ट्रक्चर अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा है उसे हम अब काइम का नाम देते हैं। वो बोलस नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, काइम कहलाएगा। नेक्स्ट स्टेप है पेरिस्टाल्सिस और एंटी पेरिस्टाल्सिस में डिफरेंस। पेरिस्टाल्सिस ओरल जो है ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसमें एलिमेंट्री कैनाल के मसल जो हैं वो रिलैक्स और कंट्रैक्ट करते हैं, और इनकी रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन के नतीजे में क्या होता है, फूड नीचे की तरफ मूव करता जाता है। ठीक है, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, पेरिस्टाल्सिस कहलाते हैं। एंटी पेरिस्टाल्सिस का मतलब क्या होगा, इसका उल्ट हो जाना, मतलब
कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का वे अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाए तो उस तरह से फूड नीचे की बजाय ऊपर आना शुरू हो जाएगा और उस केस में उस पर्सन को वॉमिट हो जाएगी। ठीक है, पेरिस्टाल्सिस बेनिफिशियल है कि इसके अंदर क्या होगा, फूड नीचे जा रहा है, और जबकि एंटी पेरिस्टाल्सिस एक तरह से नुकसानदेह भी हो सकती है, बाज़ औक़ात कभी फ़ायदा भी हो सकता है, कभी वॉमिटिंग करना ज़रूरी भी होता है बाज़ औक़ात। तो जनरली बात करें तो एंटी पेरिस्टाल्सिस जो है हार्मफुल प्रोसेस हुआ, यानी उसमें वॉमिट के ज़रिए मटेरियल जो है वो बाहर आ जाता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट टर्म है हमारी कार्डियक एंड पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये आपको स्टमक वाले टॉपिक में मिलेंगे। कार्डियक और पाइलोरिक स्फिंक्टर ये दो तरह के स्पेशल किस्म के मसल हैं जो कि गेट्स का ढक्कन का काम करते हैं। कार्डियक स्फिंक्टर ये वो स्फिंक्टर है जो कि स्टमक की ऊपर वाली वॉल को बंद करता है, यानी ये ईसोफेगस और स्टमक के दरमियान मौजूद होता है। फूड ने जब स्टमक में आना है तो ऊपर वाला ढक्कन बंद हो जाना है ताकि वो ईसोफेगस में फूड वापस ना चला जाए। ठीक है, और इसके बाद पाइलोरिक स्फिंक्टर ये वो स्फिंक्टर होता है कि जिसके अंदर ये कहाँ पर मौजूद होता है, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान होता है। ठीक है, और इसका काम क्या होता है, जब तक स्टमक में डाइजेशन हो रही है ये बंद रहता है ताकि जो फूड मटेरियल है वो स्टमक से निकल के स्मॉल इंटेस्टाइन में ना चला जाए। समझ लगी बात की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पायरोसिस। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, इस पर भी चाहे आप स्टार लगा लें। पायरोसिस क्या होती है? पायरोसिस कहते हैं हार्ट बर्निंग, चेस्ट बर्निंग, इसे हम पायरोसिस कहते हैं, सीने में जलन जिसे आम रूटीन में हम कहते हैं। पायरोसिस का प्रोसेस ये एक डिजीज़ है जिसमें क्या होता है कि अगर एक पर्सन ने बहुत ज़्यादा एसिडिक फूड खाया या बहुत ज़्यादा फैटी फूड या बड़ा स्पाइसी फूड खा लिया या सॉफ्ट ड्रिंक्स का यूज़ ज़्यादा कर लिया खाने के बाद, तो क्या होता है उसके स्टमक में एसिडिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। उसके स्टमक में जैसे ही एसिडिटी इंक्रीज़ होगी तो स्टमक में एसिडिटी के इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होगा, उसके स्टमक का जो गैस्ट्रिक जूस है वो ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करता है, वो ईसोफेगस तक जाता है और जिसकी वजह से क्या होता है, ईसोफेगस के साथ साथ चेस्ट के अंदर हार्ट के साइड वाली साइड पर जो है वो बर्निंग सेंसेशन होती है, जलन होती है, इसे हम पायरोसिस का नाम देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टर्म देखें, म्यूकोसा। म्यूकोसा ये स्टमक की जो वॉल्स हैं इनकी इनर वॉल, इनर मेम्ब्रेन जो स्टमक की होती है उसे हम म्यूकोसा का नाम देते हैं। और म्यूकोसा जो है ये स्पेशल किस्म के ग्लैंड्स रखती है जिसमें से स्पेशल किस्म की सिक्रीशंस निकलती हैं जो कि फूड की डाइजेशन वगैरह में स्टमक के अंदर मदद करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड देयर सेल्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या होते हैं, म्यूकोसा जो है इनर मेम्ब्रेन ऑफ द स्टमक, इसके अंदर स्पेशल किस्म के ग्लैंड्स होंगे जिन्हें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं। इनका काम होता है गैस्ट्रिक जूस बनाना। ये गैस्ट्रिक जूस फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड स्पेशल किस्म के सेल्स के बने होंगे, जैसे इनमें कुछ म्यूकस सेल्स होते हैं जो कि लुब्रिकेशन करवाएंगे, कुछ दूसरे सेल्स होते हैं जो एचसीएल और पेप्सिनोजन एंजाइम वगैरह निकालते हैं। तो प्रॉपर सेल्स के नाम्स आपकी बुक में मेंशन है, आप वहाँ से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेग्यूमिनस प्लांट्स। ये आपको प्लांट पिछले टॉपिक में मिलेगा, प्लांट्स वाले टॉपिक में लेग्यूमिनस प्लांट्स क्या होते हैं ये आपको मिल जाएगा सिम्बायोसिस वाले टॉपिक में। ये वाला टॉपिक जो है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, इस टॉपिक में आपको लेग्यूमिनस प्लांट्स मिलेंगे। लेग्यूमिनस प्लांट्स कहते हैं वो प्लांट विच हैव लेग्यूम्स। लेग्यूम्स कहते हैं फलीदार पौधे। ठीक है, जो फलीदार पौधे होते हैं उन्हें हम लेग्यूमिनस प्लांट्स कहते हैं। और इन प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं इनमें रूट नोड्यूल्स पाए जाते हैं और इन्हीं रूट नोड्यूल्स के अंदर असल में कुछ बैक्टीरिया वगैरह क्या होते हैं वो ग्रो करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। और ये भी एक तरह का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है बैक्टीरिया और प्लांट के दरमियान। समझ लगी बात। नेक्स्ट टर्म गैस्ट्रिक जूस। स्टमक के अंदर दोबारा गैस्ट्रिक जूस क्या होता है मैंने भी आपको बताया, ये स्पेशल किस्म का सिक्रीशन है जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलती है। इसका काम क्या होता है, फूड में मौजूद प्रोटीन की डाइजेशन करना। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस के अंदर यूजुअली 3 चीज़ें पाई जाती हैं, एक म्यूकस, नंबर 2 एक्सियल हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नंबर 3 पेप्सिनोजन एंजाइम। ठीक है, ये 3 चीज़ें होती हैं गैस्ट्रिक जूस के अंदर। नेक्स्ट है सिक्रेटिन। सिक्रेटिन भी एक सिक्रीशन है, ये एक हार्मोन है। ठीक है, सिक्रेटिन क्या है, एक हार्मोन है, एक सिक्रीशन है। और ये हार्मोन बेसिकली निकलता है कहाँ से, ये हार्मोन निकलता है भाई हमारी गट से। गट कहते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में से यानी पैंक्रियाज वाली साइड से ये हार्मोन निकलता है और इस हार्मोन का काम क्या होता है, ये स्टमक को मोटिवेट करेगा कि अपना गैस्ट्रिक जूस निकाले जल्दी जल्दी।
समझ लगी बात की। इस हार्मोन का काम क्या है, जैसे सिक्रीटिन हार्मोन निकलेगा स्टमक में मोटिवेशन आएगी और वो तेज़ी से गैस्ट्रिक जूस निकालना शुरू कर देगा फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। क्लियर हो गया। ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको स्टमक वाले टॉपिक के पास ही एक छोटा सा येलो बॉक्स बना होगा, उसके अंदर ये आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट हम देखें फंक्शंस ऑफ अमाइलेज, लाइपेज एंड ट्रिप्सिन एंजाइम्स। इन तीनों का क्या क्या फंक्शन है, ये आपको स्टमक के नीचे जो टॉपिक है उस टॉपिक में से मिल जाएंगे। लाइपेज, पहले अमाइलेज देख लें। अमाइलेज एंजाइम ये वो एंजाइम है जिसका काम होता है ये कार्बोहाइड्रेट्स मतलब स्टार्च वगैरह को, ग्लूकोज वगैरह को, इनको तोड़ता है। लाइपेज एंजाइम का काम है ये लिपिड्स की ब्रेक डाउन करता है। और ट्रिप्सिन एंजाइम का काम क्या है, ये प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन करता है। आप कहेंगे पेप्सिन भी तो करता है, तो फ़र्क क्या दोनों में, फ़र्क दोनों में ये है कि जो पेप्सिनोजन एंजाइम है जो कि गैस्ट्रिक जूस में निकलता है वो HCl के साथ मिलकर पेप्सिन में चेंज होता है। पेप्सिन एंजाइम ये स्टमक के अंदर प्रोटीन की डाइजेशन करता है और स्टमक में मीडियम कौन सा होता है, एसिडिक मीडियम, HCl की वजह से। जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम है ट्रिप्सिन एंजाइम। ये पेंक्रियाज वाली साइड से आता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। इस ट्रिप्सिन एंजाइम का काम क्या होता है, इसका काम है प्रोटीन डाइजेस्ट करना। ये भी प्रोटीन डाइजेस्ट करता है लेकिन इसके लिए अल्कलाइन मीडियम चाहिए, बेसिक मीडियम। ये दोनों में फ़र्क है, काम दोनों का सेम है लेकिन दोनों का मीडियम डिफरेंट है। अगर पेप्सिन एंजाइम इंटेस्टाइन में निकलने लग जाता तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता क्योंकि उसकी पीएच जो थी वो ऑप्टिमम पीएच वहाँ पर नहीं है। इसी तरह ट्रिप्सिन अगर स्टमक में जाता तो ट्रिप्सिन भी वहाँ पर जाके डीनेचर हो जाता क्योंकि उसकी पीएच भी उसके अकॉर्डिंग नहीं होगी वहाँ पर। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गॉल स्टोन एंड जॉन्डिस में डिफरेंस। ये दो डिजीज़ हैं जो कि क्या कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की डिजीज़ हैं यूजुअली। और गॉल स्टोन बेसिकली क्या होता है, लिवर के अंदर एक स्पेशल किस्म का स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं गॉल ब्लैडर। उस गॉल ब्लैडर में अगर बाज़ औक़ात क्या होते हैं, साल्ट अक्यूमुलेट करना शुरू कर देते हैं। बाइकार्बोनेट के साल्ट होते हैं वो इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं और इकट्ठे होकर वो पत्थर की फॉर्म बन जाते हैं, स्टोन्स बन जाते हैं। इसे हम गॉल स्टोन्स का नाम देते हैं। उर्दू में इसे आम ज़बान में से हम पित्ते की पथरी कहते हैं। ठीक है, तो ये गॉल स्टोन एक ख़तरनाक डिजीज़ है और ये सर्जिकली ही रिमूव हो सकते हैं बायोलॉजिकल साइंस के मुताबिक। देखें नेक्स्ट देखें जॉन्डिस। जॉन्डिस यूजुअली जॉन्डिस को लोग कहते हैं पीला यरकान, लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलत बात है। पीला यरकान हेपेटाइटिस होता है। हेपेटाइटिस की एक सिम्टम है जॉन्डिस डिजीज़, समझ लगी। तो जॉन्डिस बेसिकली क्या होता है, किस वजह से होता है, ड्यू टू एक्सेसिव अक्यूमुलेशन ऑफ बाइल पिगमेंट इन द गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में अगर बहुत ज़्यादा बाइल इकट्ठा, बाइल क्या होता है, ये स्पेशल किस्म का केमिकल है जो कि लिवर से निकल के गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होता है। ठीक है, तो बाइल पिगमेंट अगर एक लिमिट से ज़्यादा सिक्रीट हो जाए तो उसकी वजह से जो डिज़ीज़ होती है उसे क्या कहते हैं, उसे हम जॉन्डिस कहते हैं। और जॉन्डिस डिज़ीज़ के अंदर पेशेंट की आंखें जो हैं वो येलो हो जाती हैं, बॉडी में वीकनेस आ जाती है, स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है जिसकी वजह से पेशेंट को भूख वगैरह नहीं लगती, कुछ खाया नहीं जाता, बाज़ का वॉमिटिंग भी होती है। तो ये जॉन्डिस की सिम्टम्स। ठीक हो गया। बाइल बेसिक इन नेचर होता है क्योंकि बाइल में बाइकार्बोनेट्स वगैरह सॉल्ट है ना, तो बाइकार्बोनेट्स जो है वो अल्कलाइन होते हैं, इस वजह से वो बेसिक है। नेक्स्ट देखें विलाई एंड माइक्रोविलाई। विलाई और माइक्रोविलाई दोनों आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के टॉपिक से मिलेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन को जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो इसमें आपको छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस नज़र आती हैं। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम विलाई का नाम देते हैं। सिंगुलर वर्ड विलस, प्लूरल विलाई। विलाई के आगे भी छोटी छोटी बहुत सारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बन रही होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, माइक्रोविलाई, यानी विलाई से भी छोटी। इनका काम क्या है, ये दोनों हेल्प करती हैं एब्जॉर्प्शन के अंदर। ठीक है, यानी कि जब फूड डाइजेस्ट हो गया, अब फूड को ब्लड में लेकर जाना है तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन ही है जो कि उसकी एब्जॉर्प्शन करवा के ब्लड में या लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर फूड को ट्रांसफ़र करवाएगी। किसके ज़रिए, विलाई और माइक्रोविलाई के ज़रिए। ये बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर देंगी ताकि एब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलियोकोलिक स्फिंक्टर। इलियोकोलिक स्फिंक्टर ये आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के टॉपिक से मिलेगा। ये वो स्फिंक्टर है, ये वो गेट है, वो ढक्कन है ये जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन पे लगा होता है। इसका काम क्या है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के दरमियान कनेक्शन है। यानी जब स्मॉल इंटेस्टाइन का काम ख़त्म और वहाँ से मटेरियल जाना है लार्ज में तो ये ओपनिंग खुलेगी, इलियो स्फिंक्टर खुलेगा और ये लार्ज में चला जाएगा। अगर नहीं भेजना भी तो ये बंद रहेगा। यानी ये ओपनिंग क्लोजिंग है, कहाँ पर, एट द एंड ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है।
नेक्स्ट अपेंडिसाइटिस और अपेंडिक्स, ये बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट हैं ये दोनों भी, इस पर भी आप स्टार लगा सकते हैं। अपेंडिसाइटिस एक डिजीज़ है जिसके अंदर क्या होता है, अपेंडिक्स के अंदर शदीद किस्म की पेन होती है। अपेंडिक्स क्या होती है? अपेंडिक्स जो है लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर एक साइड पर, गालिबन राइट साइड पर लार्ज इंटेस्टाइन के एक छोटा सा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो कि नॉन फंक्शनल है, उसका अपना ऐसा कोई काम नहीं है, ठीक है। तो वो नॉन फंक्शनल एक स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर को हम अपेंडिक्स का नाम देते हैं। बाज़ औक़ात क्या होता है, फूड पॉइजनस फूड अगर खाते रहें तो उसकी वजह से अपेंडिक्स के अंदर पॉइजन इकट्ठा होता रहता है फूड का, टॉक्सिक मटेरियल, और जब अपेंडिक्स फिलअप हो जाए तो वो फट भी सकती है, और अगर ये फट गई तो उसका जहर फैल गया बॉडी में तो वो पेशेंट की डेथ भी काज कर सकता है। तो ये बड़ा ख़तरनाक काम। और ये जो अपेंडिक्स के अंदर जब ये टॉक्सिक मटेरियल इकट्ठा होता जा रहा है जिसकी वजह से अपेंडिक्स में इन्फ्लेमेशन हो गई, सूजिश हो गई, तो उसकी वजह से राइट साइड पर बहुत शदीद किस्म की पेन होती है, और इस पेन को हम अपेंडिसाइटिस का नाम देते हैं। ये यानी अपेंडिक्स की पेन, ये डिज़ीज़ है। अपेंडिक्स एक स्ट्रक्चर है और अपेंडिसाइटिस उसकी डिज़ीज़ का नाम है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म कंस्टिपेशन एंड डायरिया, ये दो डिजीज़ जो कि लार्ज इंटेस्टाइन से रिलेटेड डिजीज़ हैं, और इन दोनों में फ़र्क क्या है। कंस्टिपेशन जिसे हम आम ज़ुबान में कब्ज़ कहते हैं, तो कंस्टिपेशन एक ऐसी डिज़ीज़ है जिसके अंदर पेशेंट जो है उसकी बॉडी में वाटर की रीअब्जॉर्प्शन एक लिमिट से ज़्यादा हो जाती है। आपको पता है कि जब वेस्ट मटेरियल जो है लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, अनडाइजेस्टेड मटेरियल, उसमें जितना एक्स्ट्रा वाटर होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन दोबारा रीअब्जॉर्ब करके बॉडी में भेज देती है। लेकिन अगर कंस्टिपेशन का मसला हो तो उस केस में एक लिमिट से ज़्यादा वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से जो स्टूल्स होते हैं, मतलब फीसिस जो होते हैं, वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे। इस प्रोसेस को कंस्टिपेशन का नाम देते हैं, इस डिज़ीज़ को। और जबकि इसके बिल्कुल ऑपोजिट है डायरिया। डायरिया डिजीज़ जिसमें लूज़ मोशन पेशेंट को आते हैं, और इस बीमारी के अंदर पेशेंट में लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, ठीक है। फीसिस के साथ, स्टूल्स के साथ पानी जो है वो ज़्यादा रिलीज़ होता है, और इस डिज़ीज़ को क्या कहते हैं, डायरिया कहते हैं। नेक्स्ट देखें डिस्पेप्सिया डिजीज़। डिस्पेप्सिया इसे हम बेसिकली एक तरह की ये फूड पॉइजनिंग है, ठीक है। और इस बीमारी में यानी कि अगर कोई पर्सन जो है अनहाइजीन फूड इस्तेमाल करे, और या ऐसा फूड इस्तेमाल करे जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी इन नेचर हो, या साफ़ बर्तनों में ना हो, तो उसकी वजह से क्या होते हैं, कुछ स्पेशल किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स बॉडी में जाके क्या करते हैं, वो फूड पॉइजनिंग कर देते हैं। इस बीमारी को क्या कहेंगे हम, डिस्पेप्सिया डिजीज़ का नाम देंगे। इसके बाद दूसरी है बॉचुलिज़म। बॉचुलिज़म भी फूड पॉइजनिंग है, लेकिन ये एक बड़ी ख़तरनाक किस्म की फूड पॉइजनिंग है। ये एक ख़ास किस्म के बैक्टीरिया की वजह से होती है जिसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया, ठीक है। अगर ये बैक्टीरिया गंदी जगहों पर, जहाँ पर गंदे नाले वगैरह और कीचड़ वगैरह हो, उन जगहों पर ये ज़्यादा ग्रो करता है। और अगर जो फूड मटेरियल है वो ऐसी खुली जगहों से मिल रहा है, या बर्तन ऐसे गंदे बर्तन हैं, या जो बर्तन खा रहा है उसके हाथ नहीं जुड़े हुए थे, तो और वो बैक्टीरिया इस तरीके से बॉडी में चला गया, तो ये बॉचुलिज़म करेगा, यानी सीवियर किस्म की फूड पॉइजनिंग कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट की बात को इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है, ठीक है, बहुत सीवियर होती है। नेक्स्ट है ओबेसिटी, जिसे हम आम ज़ुबान में मोटापा कहते हैं। ओबेसिटी बेसिकली क्या है कि जब एक पर्सन सेडेंटरी लाइफस्टाइल रखता है और उसके साथ ही साथ बहुत ज़्यादा फैटी फूड इस्तेमाल करता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी बॉडी के अंदर लिपिड्स क्या करती हैं, एक्यूमुलेट होने लग जाती हैं, और लिपिड जब इकट्ठी होती जाएगी तो इस बीमारी को, वो पोर्शन जहाँ पर लिपिड इकट्ठी होती जाएगी, वो ओबेस हो जाएंगे, और इस डिज़ीज़ को हम ओबेसिटी का नाम देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू ये वो स्पेशल किस्म के टिश्यूज़ हैं जहाँ पर लिपिड्स वगैरह इकट्ठी होती हैं और ओबेस करती हैं, उन्हें एडिपोज टिश्यूज़ का नाम देते हैं। और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये बेसिकली एब्डोमिनल साइड पर, ठीक है, फिर उसके अलावा ट्राइसेप्स वाली साइड पर, चेस्ट वाली साइड पर, तो इन एरियाज़ के अंदर एडिपोज टिश्यूज़ ज़्यादा मौजूद होते हैं जहाँ पर फैट ज़्यादा आ जाती है। नेक्स्ट है अल्सर एंड इट्स कॉजेज़। अल्सर क्या होता है, अल्सर एक ऐसी डिजीज़ है जिसके अंदर बेसिकली बॉडी के अंदर, अब वो कहीं भी हो सकता है, वो स्टमक में हो सकता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो लार्ज इंटेस्टाइन में, वो कहीं भी हो सकता है। तो किसी एक पॉइंट पर जाके क्या होता है, बॉडी के अंदर इंटरनली ज़ख़म हो जाता है, और वहाँ से बाद का खून भी, ब्लड निकलता रहता है। इस डिज़ीज़ को अल्सर कहते हैं। और अल्सर के काजेज़ क्या हैं, वही काजेज़ स्पाइसी फूड ज़्यादा इस्तेमाल करना, हॉट चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल, कुछ लोगों की आदत होती है गरम गरम, बिल्कुल गरम गरम धुआं निकल रहा है खाने में से और वो खाना शुरू कर देते हैं, ये भी अल्सर काज कर सकते हैं।
ठीक है। इसी तरह से खाने के बाद या वैसे भी सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना, कोक, पेप्सी वगैरह, तो ये चीज़ें जो हैं ये अल्सर काज करती हैं। नेक्स्ट देखें, उसके अलावा एक्सरसाइज के अंदर आपने शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करने, ये थे शॉर्ट क्वेश्चन। आगे अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो इस चैप्टर में जितने इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपकी एक्सरसाइज में ऑलरेडी गिवन है, तो आप एक्सरसाइजेस वाले करेंगे तो आसानी से आपके चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा पूरा, जिसमें आते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 14 और 15। ये वो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो कि आपकी एक्सरसाइज में मौजूद हैं ALP के अकॉर्डिंग, जिनको आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। ये था भी आज का हमारा चैप्टर जो हमने डिटेल में डिस्कस किया। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के साथ चलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।